हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। टेस्ट जो होगा वीकली होगा और आपको क्विक असेसमेंट मिल जाएगा ताकि जो भी पढ़ाई में आपकी लेक्यूनस है, वीकनेस है, आप उसको ठीक कर सके और हमारे मेंटर का सपोर्ट ले सके। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। टेस्ट रिगार्डिंग हो, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो या फिर क्लासरूम रिगार्डिंग हो। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। व्हाट आर द सिग्नल्स फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली इंडियन इकोनॉमी से हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, और जो टग ऑफ वार चल रहा है 2025 में जो चला है उसमें किस तरीके से इंडिया ने इस टग ऑफ वार को, इस खींचातानी को इन इंडियन इकोनॉमी उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। तो इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। तो इंडियन इकोनॉमी इन 2025 इज कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट टग ऑफ वार। क्यों, क्या टग ऑफ वार है? बिटवीन रोबस्ट डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म, कि हमारे देश के अंदर अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट पॉलिसी रिफॉर्म जो है वो की गई है। तो जो डोमेस्टिक रिफॉर्म पॉलिसी ली गई है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें आप जीएसटी हो या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो या फिर आपका जन विश्वास बिल हो या फिर टैक्स का जो जीएसटी है उसको रैशनलाइज करना हो या फिर इनकम टैक्स में छूट देना हो। क्यों किया जा रहा है? ताकि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो बॉटलनेक्स है, उसको ठीक किया जा सके। इसके उपरांत भी डोमेस्टिक पॉलिसी में देखें तो जैसे पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट जो लिया गया है जिससे आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक की जाएगी फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम रहे। इसी के साथ आप जैसे भारतमाला हो, फिर सागरमाला हो, पर्वतमाला हो, इन सभी चीज़ों को आप रोबस्ट डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म से जोड़ के देख सकते हैं। और इसके साथ अगर देखिए जो टग ऑफ वार है, एक तरफ हम रिफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी अस्थिर है। अस्थिर क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्टांस टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोमेस्टिक पॉलिसी अग्रेशंस अगर हम देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड मेजर्स ली गई है, जैसे इनकम टैक्स जो कट किया गया है इस बजट में। देन बूस्ट किया, क्यों इनकम टैक्स कट किया गया है? ताकि हम बूस्ट कर सके डिस्पोजेबल इनकम को। तो जब इनकम का लेवल बढ़ा दिया गया कि 12 लाख के बाद ही जो है टैक्स लगेगा, तो उससे क्या है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, मतलब ज़्यादा हाथ में पैसे रहेंगे और उस पैसे से वो मार्केट में चीज़ें खरीदेंगे, मार्केट में चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ा तो जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसी प्रोसेस में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगी। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर, जिसमें 12% और 28% का जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है। देन दी ट्रेड पैराडॉक्स। तो ट्रेड पैराडॉक्स में हम क्या देख सकते हैं कि हमने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूके के साथ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ फाइनलाइज किया है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? यूएस जो है वो डिटोरियरेट कर रहा है हमारे ट्रेड को, क्योंकि उन्होंने लगभग 50% का जो टैरिफ है वो इम्पोज किया है। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, क्योंकि इंडिया 26 लगाता है तो उन्होंने भी 25 लगा दिया है, और रेस्ट 25 जो लगाया है वो उन्होंने कहा है कि हम रशियन ऑयल अगर परचेस करना बंद नहीं करते हैं तो वो जो और 25% है, मतलब टोटल 50% उसको बरकरार रखेगा। तो ये एक तरह का क्या है, प्रेशर है ऑन इंडिया। तो अभी इस प्रेशर को झेलने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को सीख कर रहा है। सो द यूएस सॉक इम्पोजिंग ट्रिपलिंग रेसिप्रोकल टैरिफ अमाउंटिंग 50% ऑन इंडियन गुड्स। हाफ क्यों लगाया है? एज इक्वलाइजर एंड अदर हाफ फॉर इंडियाज कंटिन्यूड इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल।
इसके बाद सोशल सिक्योरिटी पुश में अगर देखें तो क्योंकि आपका इंडस्ट्री को हम जो ईज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें लेबर का जो आपका इंटरेस्ट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ से ईज होनी चाहिए, लेबर के तरफ से भी एज वेल एज आपकी इंडस्ट्री के तरफ से भी। तो इसलिए 4 लेबर कोड को लाया गया है जिससे क्या होगा, जो आपकी हायरिंग है वर्कर्स की वो फॉर्मलाइज हो जाएंगी और सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगा वर्कर्स को और इससे क्या होगा, जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है वो आगे बढ़ेगा। तो बैलेंसिंग द प्रो बिजनेस ट्रेड रिफॉर्म, तो प्रो बिजनेस ट्रेड रिफॉर्म को हम इसमें देख सकते हैं। तो ये जो रोबस्ट डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म है इसमें लेबर कोड भी आ जाएगा। और फ्यूचर आउटलुक अगर देखें तो आरबीआई प्रेडिक्ट कर रहा है कि हमारा ग्रोथ जो है वो 7.3% तक रहेगा। नेक्स्ट की टर्मिनोलॉजीज को अगर इसमें देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ ऑलरेडी बताया है कि रेसिप्रोकल, जैसे इंडिया ने 26% टैरिफ लगाया है तो उन्होंने भी इसको रेसिप्रोकेट करके 25% लगा दिया है ताकि हमारी चीज़ें यूएसए में ना बेची जा सके और अगर हमें बेचना है तो उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है वो हमें घटाना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, वन साइंड विथ यूके, तो यूके के साथ साइंड हुआ है जो सिर्फ टैरिफ को कट नहीं करता है, गुड्स में सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करता है और लेबर मोबिलिटी के बारे में भी बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार सेटा के बारे में पूछा जा सकता है विथ यूके कि क्या पोटेंशियल बेनिफिट और हार्म रह सकती है फॉर इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया ने यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एसोसिएशन के नेशन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और आपका लिechtenstein, उनके साथ टेपा साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये क्यों साइन किया है, ताकि इन देशों को एक मौका मिले हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने का और हमारा जो प्रोडक्ट है जो एक्सेसिबल नहीं होता है इन दिस कंट्री तो वो हमें एक्सेसिबिलिटी मिल सके। जो हमारे प्रोड्यूसर चीज़ें बेचेंगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन देशों में और उनसे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना उसमें एक आपका क्लॉज रहता है रूल ऑफ ओरिजिन, तो जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है सिर्फ उसी का सामान हमारे देश में आना है, उसको फिर आपका चैनलाइज करके, जैसे सपोज हमने स्विट्जरलैंड के साथ साइन किया है तो अभी चाइना के साथ समझ लीजिए साइन नहीं किया है तो स्विट्जरलैंड का जो सामान है वो आपका जो चाइना का सामान है वो स्विट्जरलैंड को जाएगा, फिर उससे ब्रांडिंग होके इंडिया में आएगा, तो वो नहीं होना है। तो रूल ऑफ ओरिजिन का वायलेशन नहीं होना है। तो ड्यूटी फ्री एक्सेस इज ओनली गिवन टू गुड्स एक्चुअली मेड इन द पार्टनर कंट्री, कि पार्टनर कंट्री में बनने से नहीं होगा, वो पार्टनर कंट्री से ओरिजिनली उसका जो पूरा प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग होना पड़ेगा। ओके और बेस इफेक्ट या फिर बेस ईयर रिवीजन क्या है, तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम, बेस ईयर में कैलकुलेट करते हैं ताकि एक्यूरेट पिक्चर हमें मिल सके। तो जीडीपी 2 तरह का होता है, एक आपका करेंट प्राइस में और एक कांस्टेंट प्राइस में। तो कांस्टेंट प्राइस में जीडीपी बेस ईयर से निकाला जाता है। तो अभी जीडीपी का बेस ईयर 11-12 है जिसको अभी रिवाइज करना है, तो रिवाइज करेंगे तो हम बेटर पिक्चर हासिल कर सकते हैं अपनी जीडीपी का। प्री इंडिपेंडेंस, अभी इसका जो टॉपिक हमने देखा इसका हिस्टोरिकल रूट अगर देखें तो इसमें थोड़ा हम हिस्ट्री इसका समझ लेंगे। तो कॉलोनियल समय में अगर देखें तो हमारा फ्री ट्रेड कैसा हुआ करता था, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ करती थी। इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको बेचा जाता था इन डिफरेंट मार्केट इंक्लूडिंग इन इंडिया। और जो फ्री ट्रेड था वो वन साइडेड था और वो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कॉलोनियल मास्टर्स डिसाइड करते थे। 1947 से 1991 के बीच में अगर देखें तो हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग इकोनॉमी ली और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म को अपनाया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत लिमिटेड सहूलियत थी, बहुत लिमिटेड अलाउंस या फिर परमिशंस था टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ध्यान दिया जाता था, हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खुद रन कर रही थी और हम ध्यान देते थे कि हम सारी चीज़ें जो है देश के अंदर बना सके, लेकिन हम फेलियर रहे। लाइसेंसिंग ज़्यादा था, हाई टैरिफ था, लिमिटेड ग्लोबल इंटीग्रेशन था। तो इससे हमने अपना खुद का जो आपका हैवी इंडस्ट्री का बेस है वो बनाया।
लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, इफ़िशिएंसी नहीं रही, लो कॉम्पिटिटिवनेस था और लिमिटेड हमारा एक्सपोर्ट होता था। 1991 में इसीलिए रिफॉर्म लाया गया क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी इनको दूर करने के लिए, इनएफिशिएंसी को, लो कॉम्पिटिटिवनेस को दूर करने के लिए और ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए। तो 1991 में रिफॉर्म्स लिया गया, लिबरलाइजेशन किया गया और एक्सटर्नल सेक्टर्स को ओपनिंग कर दिया गया। इसमें टैरिफ रिडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग हुई, कोटा जो था उसको हटा दिया गया, फॉरेक्स रिफॉर्म किया गया ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सके। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान दी गई और हमारा जो देश का इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जीडीपी में भी काफ़ी बढ़ोतरी आई और जो जॉब मार्केट है वो भी काफ़ी ओपन हुआ, अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब ओवरऑल सोसाइटी और इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। 2000 से अगर 2010 के बीच में देखें, ओके, या फिर इसके ठीक बाद देखें तो यूनिफाइड टैक्स के लिए ध्यान दिया जाने लगा और 2017 में यूनिफाइड टैक्स भी आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इससे क्या हुआ कि वन नेशन में वन टैक्स हो गया, जिससे बिजनेसमैन को अभी सहूलियत होने लगी कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, देयर विल बी वन टैक्स स्ट्रक्चर, दैट विल बी वन नेशन वन टैक्स। 2019-20 में अगर देखें तो कॉडिफिकेशन हुआ लेबर लॉ का, जो ऑलरेडी हमने देखा। और 2020 के बाद हम देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि जो यूएसए का शॉक है उसको हम झेल सके। देन लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखें तो डिमांड फास्ट लॉजिक, तो केनेसियन इंस्टिंक्ट जो है, अभी केनेसियन इकोनॉमी क्या है, ये ध्यान देता है कि एक इकोनॉमी में तभी वो इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है जहां हर तबके के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगा और हर तबके के लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होने के लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उनको लोगों को कुछ सहूलियतें देनी होंगी ताकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बचे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो या फिर हेल्थ हो या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, जो टैक्स है उसमें छूट हो, तो उससे क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन राइज होने से फार्म्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे सोसाइटी में जॉब आती है, जॉब आने से और इनकम बढ़ता है और ऐसे ही क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ भी लाती है और डेवलपमेंट भी लाती है। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, रूल्स एंड सिंप्लिसिटी लॉजिक, कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आगे ग्रोथ को और ऊंचा करने के लिए फ्यू टैक्स स्लैब्स होना ज़रूरी है, क्लियर रूल होने ज़रूरी है, जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीएसटी में स्लैब्स को कम कर दिया गया है। फिर एक कॉम्पिटिटिवनेस का लॉजिक है। कॉम्पिटिटिव कब होगा, जब मार्केट में हमें एक्सेस मिलेगा, हम दूसरे के मार्केट में एक्सेस लेंगे, दूसरे का जो मार्केट है उसका एक्सेस हमारे देश को देंगे, तो तभी क्या है, देश में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होगी, ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा। बाकी मतलब कंक्लूजन सेम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक अगर देखें तो वेलफेयर स्टेट हम बनाना चाहते हैं अपने देश को, ना कि पुलिस स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडियोलॉजी है वो हम डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में देख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाना है। ऐसे तो 36 से लेके 51 तक है, लेकिन वेलफेयर स्टेट जो है पर्टिकुलर वर्ड आर्टिकल 38 में मेंशन है। तो वेलफेयर स्टेट के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी लाने ज़रूरी है। वर्कर को भी हमें क्या देना है, डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना है, सिर्फ फार्म के हिसाब से देखने से नहीं होगा। और इसमें फिलोसॉफिकल जो टेंशन है, यू कैन यूज़ इन आंसर्स, इफ़िशिएंसी वर्सेस इक्विटी। तो हमें इफ़िशिएंसी पे ध्यान तो देना ही है कि इफ़िशिएंट होना चाहिए, लेकिन इक्विटी भी पीछे नहीं जानी चाहिए। तो अभी जैसे बॉम्बे इफ़िशिएंट है, तो इसी का मतलब ये नहीं है कि सारी जो इंडस्ट्री है बॉम्बे हो, मद्रास में ही सेंटर्ड रहे। इक्विटी भी लाना होगा। इक्विटी के लिए क्या है, डिफरेंट रीजन में इवन डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। इक्विटी में हमें इफ़िशिएंसी अभी सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिलती है, गुड्स में, एग्रीकल्चर में कम मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेक्टर्स के बीच में इफ़िशिएंसी में आपकी इनइक्वालिटी करेंगे। तो डिफरेंट सेक्टर में हमें इक्वालिटी को अचीव करना होगा, तभी हर तबके के इंसान के पास, रूरल हो, अर्बन हो, पोर हो, रिच हो, सभी डेवलप कर पाएंगे। तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। तो एक इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज हम देख सकते हैं, जैसे लेबर कोड जो है उसको ये सीधा इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, सेंटर ने पास किया बोल के। इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी ये है कि स्टेट इसको एनफोर्स करे, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाए, तभी ये क्या होगा, आपकी जो
इम्प्लीमेंटेशन है बेटर होगी और सहूलियत मिलेगा बिजनेस हाउसेस को। स्टेक होल्डर रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो अभी स्टेट जो है इसमें रेजिस्ट कर सकती है कि उनका रेवेन्यू लॉस और उनका ऑटोनॉमी रिड्यूस होगा। तो क्या चीज़ का ऑटोनॉमी का बात कर रहा है या फिर रेवेन्यू का, ये जीएसटी को लेके ये मामला है। तो जीएसटी पहले तो इसीलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है इसमें लूज होती है। स्टेट के जो पुराने टैक्सेस है वो सब्ज्यूम हो जाते हैं और स्टेट को जो आपका जीएसटी कंपनसेशन देना है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है। अभी का अगर इशू देखें तो पहले कंसर्न ये था कि हमारा टैक्स सब्ज्यूम हो जाएगा, हमारी कमाई कम होगी, तो सेंटर ने प्रॉमिस किया कि हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो अभी जब कंपनसेशन डिले होता है, कम होता है, तो एक फेडरल फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड मार्केट का रिस्क जो है। तो जितने भी हम आप समझ लीजिए कि हमने डोमेस्टिक लेवल पे रेजिलिएंट इकोनॉमिक पॉलिसी ली है, लेकिन जो टैरिफ है उसका शॉक तो रहता ही है कि कब कौन सा देश क्या आपका पॉलिसी ले ले अगेंस्ट इंडिया इन मैटर्स ऑफ ट्रेड, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो उसमें एक पेंडुलम की तरह वो झूलते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है। तो जो बिजनेस लॉज है फ्रीक्वेंटली अगर चेंज करते रहेंगे जैसे टैक्स वगैरह, तो इससे क्या होगा, आपकी एक लिटिगेशन हो सकती है, कोर्ट केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नेंस का रिस्क। तो गवर्नेंस में क्या रिस्क है कि जो भी चीज़ें या फिर जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, लॉ बनाती है, उसको बनाने से पहले क्या है, बेटर तरीके से पीपल के साथ कम्युनिकेट करना, हर तबके के पॉपुलेशन के साथ, सिटीज़न के साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि एक क्या हो, डेलिबरेशन बेस्ड पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन बन सके। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में अगर देखें तो सोशल क्या बेनिफिट होगा, तो मिडिल क्लास को अगर टैक्स रिलीफ दी गई तो उससे उनका कंजप्शन, फिर उनका जो आपका कह लीजिए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। फिर पॉलिटिकली देखें तो सेंटर स्टेट के बीच में एक ट्रस्ट लाना ज़रूरी है, तभी हम क्या है डबल इंजन ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। और एमएसएमई को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, फार्मर्स को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। लीगली देखें तो लेबर कोड्स जो कोड लाए गए हैं उनको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो प्रोविजंस है उनको रखना है। तो उससे लेबर को क्या होगी, जो उनको आपकी डिग्निटी के साथ जो जॉब मिलना चाहिए वो उनको मिल पाएगा। एथिकली अगर देखें तो हमें ग्रोथ को बैलेंस करना है विथ जस्टिस ताकि इवन डेवलपमेंट हो सके अक्रॉस सेक्शन, अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस रीजन। और इंटरनेशनली देखें तो हमें जो आपकी जो भी प्रॉब्लम हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए हमें जो लाइक माइंडेड कंट्री है उनके बीच में जो एक डिस्कशन है, एक जो आपका बार्गेनिंग पावर है उनको उसको इंक्रीज करना है अगेंस्ट वेस्टर्न नेशंस। जैसे हम ब्रिक्स को इसमें ले सकते हैं जो एक समूह है ऑफ द पावरफुल ग्लोबल साउथ। ओके, नेक्स्ट आप एनसीईआरटी से क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें इसमें हमने मेंशन की है। देन इसमें सिलेबस से जो भी चीज़ें पढ़ी, सिलेबस के डिफरेंट पॉइंट से लिंक होता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन 2 में, 4 में, 3 में कहीं भी बन सकता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, स्टेबलाइज करना है डिमांड को विदाउट इकनिंग फिजिकल कैपेसिटी। तो ऐसा भी नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा टैक्स की छूट दी गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स की छूट दी जाती है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो घट सकती है। तो इसीलिए जो भी सपोर्ट दिया जाता है वो टारगेटेड होना चाहिए। और जो जीएसटी रिफॉर्म है उसको फेडरल बनाना है, ग्रेजुअल बनाना है और डिस्प्यूट लाइट बनाना है कि डिस्प्यूट ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट करना है लेबर कोड को विथ ट्रस्ट प्रोटेक्शन पैकेज, ताकि लेबर जो है उनको ऐसा ना लगे कि ये आपका प्रो बिजनेस फ्रेंडली है एंड एंटी लेबर है। तो वो चीज़ हमें देखनी ज़रूरी है। जो एक्सपोर्ट का रेजिलियंस है उसको हमें बिल्ड करना है, सिर्फ 1-2 नेशन के ऊपर ही आपकी हमारे एक्सपोर्ट को नहीं टिकाना है, इसको डिफरेंट नेशन के साथ हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, आई होप ये आर्टिकल बेटर समझ में आए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात करता है अबाउट इज द हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन ऑन ट्रैक। तो जो हेल्थ फॉर ऑल है क्या वो ट्रैक में है? तो अभी हेल्थ फॉर ऑल अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो आपका आल्मा आटा डिक्लेरेशन था ऑफ 1978, उसमें ये डिसाइड किया गया था ग्लोबल लेवल पे कि सब जो नेशन है वो क्या करेंगी, अपने देश में ऐसे बेटर हेल्थ कंडीशंस को तैयार करेगी जो यूनिवर्सल होगा,
यूनिवर्सल मतलब सबके लिए होगा, देश के अंदर, गरीब अमीर, पिछड़े हुए हो, रूरल एरिया के हो, अर्बन एरिया के हो, कि सभी को हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। क्योंकि एजुकेशन की तरह हेल्थ फैसिलिटी भी क्या है, एक काफ़ी बेसिक सर्विस है जो स्टेट को, सभी को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी ये जो आर्टिकल है इसमें मेन कंसर्न यही है कि हम हेल्थ फॉर ऑल का कैंपेन कई सालों से चला रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कैंपेन है अभी ट्रैक पे है, या फिर इसमें अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या दिक्कतें हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है इसमें। और गवर्नमेंट ने क्या आपकी जो पॉसिबल स्टेप फॉरवर्ड है वो ली है। तो एक्चुअली अगर इसमें हम देखें तो वेदर इंडिया एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स इट्स गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर हम स्लीपिंग बैकवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हेल्थ फॉर ऑल अभी भी ये हमारे लिए एक ड्रीम जैसा ही है, और हम बहुत जगह पे स्लिप भी कर रहे हैं और बहुत जगह पे सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं। तो 2025 सजेस्ट सिग्निफिकेंट रोड ब्लॉक्स। क्या क्या रोड ब्लॉक है? पहला तो फंडिंग का रोड ब्लॉक है जो सबसे क्रूशियल है। तो हम 2% ऑफ जीडीपी खर्च करते हैं इन हेल्थ, जबकि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है अब 2017 का, वो 2.5% का टारगेट रखता है। तो इसमें एजुकेशन का भी अगर देखें तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने 6% सजेस्ट किया था, लेकिन अभी भी ये 2-3% में ही है। उसी तरीके से जो हेल्थ है, तो ये हेल्थ एजुकेशन बेसिक चीज़ है जो जिसमें फंडिंग काफ़ी कम है। इंटरनेशनल फंडिंग का जो स्ट्रीम था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। जैसे यूएस ने विड्रॉ कर दिया है यूएस फंडिंग को। तो यूएस दो तरह का फंडिंग था, एक आपका था PEPFAR, ये था HIV एड्स को कंटेन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और एक US एड था, वो था पॉपुलेशन सर्विस के लिए। तो दोनों को ही काफ़ी मिनिमाइज कर दिया गया है, और इससे क्या है, मैसिव डेफिसिट को फेस कर रही है बोथ सेंटर एंड स्टेट। फिर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का क्या क्राइसिस है? तो इसमें नंबर 1 फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन इसमें नंबर 1 क्राइसिस है कि जो हम आपकी मेडिसिन बनाते हैं उसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा, हमारे देश में जो भी मेडिसिन बनती है उसमें बहुत समय पे आपकी कॉस्ट को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की जाती है, और स्पीडी आपकी मेडिसिन को बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होता है और लोगों की इवन डेथ हो जाती है। तो इंडिया के डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया कफ सिरप खा के आप देख सकते हैं कि डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस में हमने कैजुअलिटीज़ को फेस किया है, और उससे इंडिया का जो आपका इमेज है एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वो स्ट्रेन पे आ जाता है, वो टेंट होता है। तो रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ कंटामिनेशन हम देख सकते हैं, जैसे ट्रेजिक डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन मध्य प्रदेश ड्यू टू टॉक्सिक कफ सिरप। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द AMR टाइम बॉम्ब। तो AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो जो नेक्स्ट इशू है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी एंड पॉल्यूशन। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो उसको हम ख़त्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और उस एंटीबायोटिक्स को अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उस हिसाब से लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी आपका पैरासाइट होती है या फिर बैक्टीरिया होता है या फिर वायरस होती है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर हम खुद से अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए ओवर द काउंटर या फिर जो फार्मासिस्ट है वो भी क्या करता है कि जैसे बुखार हुआ तो आपका पैरासीटामोल दिया तो ठीक नहीं होता, इसलिए 2-3 वो एज़िथ्रोमाइसिन टाइप का कोई एंटीबायोटिक आपको दे देता है। तो उससे क्या होता है, आपका एक समय तक आप ठीक हो जाते हैं। तो जैसे आपको 7 एंटीबायोटिक चाहिए थी, 4 खाया, 3 नहीं खाए, तो बाकी जो आपके शरीर में जो पैरासाइट था या फिर जो बैक्टीरिया थी, वायरस था, वो क्या हो गया, उस जो दवा है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, और उससे क्या हो गए, आप इन फ्यूचर अगर बीमार पड़ते हैं तो आपके ऊपर दवाएं असर करना बंद कर देती है। तो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है ये फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये ऑलरेडी आ चुका है, और केरला ही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे काफ़ी आपकी जो इम्प्रूवमेंट देखी गई है, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दी गई है किस तरीके से एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मिस्ड टीबी टारगेट। तो टीबी को एलिमिनेट करना था बाय 2025, लेकिन हम इसको मिस्ड कर चुके हैं, और इसके साथ ही
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी भी डेवलप हो चुका है, जो अभी आपका जो ट्रेडिशनल टीबी मेडिसिन है उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो भी ट्रीटमेंट है वो आधे पे छोड़ देना, पूरा नहीं करना वगैरह वगैरह रीज़न की वजह से। और ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो 25 to 30% जो टीबी का आपका बर्डन है वो इंडिया के पास है, हाईएस्ट है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी मैंने आपको ये बताई है, हेल्थ फॉर ऑल क्या है, एएमआर क्या है, एसेट्रा। हिस्टोरिकली देखें तो 1946 में भोर कमेटी बनी थी ताकि हम हेल्थ केयर को सभी को दे सके। 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बना था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 दिया जाएगा। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप की जाने की कोशिश करने लगी। फिर 2012-13 में नेशनल हेल्थ मिशन आया और उसमें दो कंपोनेंट आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया, जो टारगेट क्या है जिसका 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। 2018 में आयुष्मान भारत आया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी प्रोवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट। और 2024-5 में हम देख सकते हैं जो भी चैलेंजेस है अभी हम फेस कर रहे हैं उनको ठीक करना है। तो यूटिलिटेरियन एंड राइट बेस्ड अप्रोच से देखें तो जो हेल्थ है उसको हमें सिर्फ इकोनॉमिक कमोडिटी की तरह नहीं देखना है कि आपका समझ लीजिए कि सिर्फ मार्केट बेस्ड मॉडल से नहीं देखना है। हेल्थ को हमें राइट बेस्ड अप्रोच से देखना है, आर्टिकल 21 से जोड़ के, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए हमें हेल्थ जो है हमारा वो ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल 21 को दर्शाता है, आर्टिकल 38 आपका वेलफेयर स्टेट के बारे में कहता है, आर्टिकल 47 हेल्थ फॉर ऑल के बारे में कहता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें फुलफिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए आपका सेंटर और स्टेट दोनों को एक साथ काम करना ज़रूरी रहेगा। तो स्टेट के पास जो फंडिंग क्राइसिस है उसमें सेंटर को, स्टेट को मदद करनी ज़रूरी रहेंगे। चैलेंजेस में देखें तो फंडिंग एंड फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट ऑलरेडी देखा, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैपेसिटी में भी कमी है। तो आपके वैकेंसीज हो, स्किल गैप हो, रूरल लेवल पे डॉक्टर की कमी हो, नर्स की कमी हो। और रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस में देखें तो ड्रग कंट्रोल जो है, स्टेट ड्रग कंट्रोल कैपेसिटी वो भी काफ़ी कम है। और क्वालिटी में भी लैप्सेस है, जिसके वजह से क्या है, मेडिसिन लेके लोग ठीक होने की वजह से डेथ कॉज कर रहे हैं, मेडिसिन जो है डेथ कॉज कर रही है लोगों का। फिर आपका स्टेक होल्डर का भी एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, उनका बिहेवियर, जैसे कोई भी बीमार हुआ तो खुद से जाके सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन दवा देख के खा लेते हैं, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस टारगेट है वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो। इक्विटी एंड एक्सेसेस में हम रूरल अर्बन का गैप, जेंडर बैरियर वगैरह देख सकते हैं। तो बाकी ध्यान रखिएगा, ये जो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है, ये मैंने जो भी चीज़ें समझाई उससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे इकोनॉमी, तो एक सिख वर्कफोर्स कैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकता है, हेल्थ केयर सभी को देना ज़रूरी रहेगा। इंटरनेशनली देखें तो जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ओके, तो जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो मैत्री था, जिसके ज़रिए हमने क्या किया था, वर्ल्ड के स्पेशली ग्लोबल साउथ के डिफरेंट नेशन को वैक्सीन्स प्रोवाइड की थी। एथिकली देखें तो इज़ इट एथिकल फॉर ए नेशन टू एक्सपोर्ट ड्रग इट डज नॉट रिगोरसली टेस्ट। तो हम जो मेडिसिन बनाते हैं अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं करते हैं, तो उससे हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन को भी हार्म होता है, बाहर भी हार्म होता है, और इससे क्या है, हमारी जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे वो ख़राब होती है। तो कौन ट्रस्ट करेगा, हमारी मेडिसिन अगर बाद में अच्छी भी बनती है तो वो नहीं बिक पाएंगी। बाकी आप खुद से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे वो मैंने इसमें लिख के बताया है। बाकी जो सिलेबस है उसका भी लिंकेजेस आपको इसमें दिया है, तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी है, ओके, ये खुद से करनी है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में क्या करना है, फाइनेंसिंग को प्रायोरिटाइज करना है, बेटर फाइनेंसिंग करना है और आउटकम फाइनेंसिंग करना है।
प्राइमरी केयर को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उस पॉलिसी को हमें लेना है। AMR शिफ्ट फ्रॉम स्लोगन टू एनफोर्समेंट, तो अभी हम सिर्फ स्लोगन में ही है, तो एनफोर्समेंट में हमें ध्यान देना होगा। टीबी को ट्रीटमेंट के लिए बेटर मेडिकल आपकी डायग्नोसिस करना और सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। ड्रग क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा, बेटर तरीके से R&D को आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम जो भी मेडिसिन बनाए वो फाइनली अच्छे मेडिसिन बने और लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर कर सके, लोगों को बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। और जो ग्लोबल साउथ है उसको भी हम इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेडिसिन जो है उससे डेथ कॉज होती है, तो इससे क्या होता है, जो एक ग्लोबल साउथ के नेशन है उनके अंदर हमारे देश के लिए जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा, स्पेशली हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। बाकी इसमें 7-8 आर्टिकल और है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरीके से मैंने ये 2 आर्टिकल समझाया उसी तरीके से आप इन आर्टिकल्स को भी पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।